नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी में पद परिचय। पद परिचय का पहला भाग हमने पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाओं का पद परिचय पढ़ा था। इसका दूसरा भाग है अव्यय। अव्यय का पद परिचय हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अव्यय कहते किसे? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वे लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपरिवर्तित रहते हैं, जबकि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषणों पर लिंग का, वचन का और कारक का प्रभाव पड़ता है, वो परिवर्तित होते रहते हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, जिनका एक एक करके हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहला है क्रिया विशेषण। पहला क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक अवयव। तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव और चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। इन चारों ही प्रकार के अवयवों का हम उदाहरण सहित यहाँ पर पद परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अव्यय की परिभाषा लिखते हैं। तो क्या करेंगे? अव्यय का पद परिचय। सबसे पहले अव्यय कहते किसे हैं? तो हम अव्यय की परिभाषा लिखते हैं। हिंदी के ऐसे शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं, अव्यय कहलाते हैं। लिंग का, वचन का और कारक का ऐसे शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं क्रिया विशेषण। कौन से अव्यय? क्रिया विशेषण लेते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों में आप देखते हो कि 2 शब्द हैं। पहली है क्रिया, दूसरा है विशेषण, अर्थात वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। हमने पहले क्रिया पढ़ी थी। अब उस क्रिया की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। परिभाषा यदि देना चाहे तो क्या लिखेंगे? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक अर्थात क्रिया के होने की रीति बताते हैं, कैसे क्रिया हो रही है, रीति बताना। दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण, अर्थात क्रिया कहाँ पर हो रही है उसका स्थान बताते हैं। तीसरा है कालवाचक। यहां बोधक शब्द की जगह वाचक लगा देंगे, बोध कराने वाले या वाचक शब्द। कालवाचक अर्थात क्रिया के होने का समय बताते हैं। और चौथा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया के होने की मात्रा बताते हैं। इतनी, कुछ, ज़्यादा, इस प्रकार से शब्द आते हैं। तो हम इसका एक क्या लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं। क्या लेते हैं? उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण में जैसे मैं बताता हूं कि कोई कहता है कि मैं भीतर बैठा हूं और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मैं भीतर बैठा था और बच्चे धीरे धीरे
पढ़ रहे थे। यहां पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? जैसे कहां बैठा था, स्थान बता रहा है भीतर। पढ़ना है, कैसे पढ़ रहा था, धीरे धीरे। ये दोनों यहां पर क्या है, क्रिया विशेषण है। वैसे और भी क्रिया विशेषण है, लेकिन वो कौन से में आएगा, वो दूसरा एक प्रकार संबंधवाचक उसमें आएगा। तो यहां हम कौन से पढ़ रहे थे, क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे। तो क्रिया की विशेषता क्या हमसे बता रहा शब्द है, तो भीतर शब्द, यानी बैठा कहां पर है, स्थान सूचक है। कौन सा है, स्थान सूचक है। और धीरे धीरे क्या है, पढ़ने की विशेषता बताते हैं। बच्चे तेजी से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो रीति है, क्रिया की क्या है, ये रीति है। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में लिख सकते हैं कि भीतर शब्द है वो क्या है, क्रिया विशेषण है। इसमें दो ही बातें लिखनी होती हैं, एक तो क्रिया उसका विशेषण का, उसका अव्यय का भेद बताना होता है, और दूसरा उसका उन अन्य शब्दों से संबंध बताना होता है। पद परिचय में इसमें सिर्फ दो बातें लिखनी होती हैं। पहला तो इसमें क्या है, विशेषण बता रहा है, तो कौन सा क्रिया विशेषण है, भीतर स्थान सूचक। कौन सा है, भीतर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहली बात क्या होगी, इसमें हमने भेद बताना है, तो स्थान सूचक क्रिया विशेषण है, और दूसरा किसकी विशेषता बता रहा है, बैठा है, बैठा था। दूसरा है क्रिया थी, बैठा था, क्रिया से इसका क्या है, संबंध है। ये दो बातें इसके पद परिचय में हमको लिखनी होती है। फिर दूसरा शब्द इसमें धीरे धीरे, कौन सा है, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे शब्द क्या कर रहा है, पढ़ने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या है, क्रिया विशेषण, लेकिन कौन सा है, रीतिवाचक। कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है, पढ़ रहे थे। कौन सी विशेषता की, क्रिया की, पढ़ रहे थे, क्रिया से इसका क्या है, संबंध है। कालवाचक में मैं कल घर जाऊंगा, तो यहां पर जानने की विशेषता है, कब जाएगा, कल जाएगा। तो कल में क्या हो गया, समय सूचक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से हम क्रिया विशेषणों के भेद पढ़ सकते हैं। दूसरा अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। ये संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं, वे जो वाक्य में दिए गई संज्ञा या सर्वनाम दोनों से संबंध बताते हैं। ऐसे शब्द जो किससे बताते हैं, वाक्य में दिए गए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दर्शाते हैं। कौन से कहलाएंगे, संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे, अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। यहां पर देखो बिल्ली और मेज, ये क्या दोनों संज्ञा हैं, ठीक। और इन दोनों के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, के नीचे। कौन सा शब्द है, के नीचे शब्द क्या है, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। बिल्ली कहां पर है, मेज के नीचे, तो दोनों में संबंध स्थापित कर रहा है के नीचे शब्द। तो इसका पद परिचय होगा के नीचे। कौन सा है, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय है। एक बात हो गई। दूसरी बात, किनके बीच में संबंध बता रहा है, मेज और बिल्ली
के बीच संबंध बता रहा है। अर्थात आपने देखा जैसे के नीचे, के ऊपर, अंदर, बाहर, क्या करता है? संबंध बताता है। तीसरा उदाहरण है, तीसरा अव्यय है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। यह क्या करता है? दो वाक्यों को जोड़ता है या फिर अलग करता है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक में आते हैं। इसका यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो इसका उदाहरण होगा जैसे तुम मेरी किताब से पढ़ लो परंतु फाड़ना मत। सेंटेंस क्या है? तुम मेरी किताब से पढ़ लो परंतु फाड़ना मत। यहां पर दो सेंटेंस हैं, मेरी किताब पढ़ लो और उसको फाड़ना मत। दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्द। तो यहां पर समुच्चय बोधक कौन से हैं? तुम मेरी किताब से पढ़ लो परंतु फाड़ना मत। यह परंतु शब्द क्या है? दोनों शब्दों को जोड़ने वाला है। क्या है? जोड़ने वाला है। तो इसको हम लिख सकते हैं परंतु शब्द का पद परिचय। क्या है? विभेदक है। क्या है ये? परंतु शब्द क्या है? विभेदक, समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक है। और किससे संबंध रखता है? फाड़ना मत। और दूसरा सेंटेंस था तुम मेरी किताब ले लो। शुरू में तुम मेरी किताब लेना, फाड़ना मत, इनसे संबंध क्या करता है? स्थापित करता है। दूसरा इसका उदाहरण हम और लिख सकते हैं, वो मैं अभी दूसरा उदाहरण बताता हूं। हाँ, तो हम एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन खेत पर गए थे। यहां पर दोनों शब्दों को, दोनों वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? और शब्द है। तो यहां पर जो और शब्द है वो अव्यय है और ये क्या है? समुच्चय बोधक है। कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। इसको बोलते हैं समानाधिकरण। क्या बोलते हैं इसको? समानाधिकरण बोधक। और दूसरा किसको जोड़ रहा है? मैं और किसको? मेरी बहन। मैं और मेरी बहन शब्दों से इसका क्या है? संबंध है। अर्थात उसमें हमने देखा था लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, एवं, या, अथवा, ऐसे जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? किसको जोड़ते हैं? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, तो वो सब समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब चौथा जो अव्यय है वो है विस्मयादिबोधक अव्यय। इसमें भाव होते हैं। क्या होते हैं? इसमें भाव होते हैं। कौन कौन से? शोक का भाव हो सकता है, हर्ष का भाव हो सकता है, उल्लास का भाव हो सकता है, उत्साह का भाव हो सकता है,
जोश बोल सकते हैं, पश्चाताप का हो सकता है, पश्चाताप। ये इस प्रकार के क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस में भाव होते हैं। उन भावों के अनुसार हम क्या करते हैं, इनके भेद कर देते हैं और एक भाव लिख देते हैं और उस विस्मयादिबोधक को बता देते हैं। जैसे हमने लिखा शोक, आहा, हम मैच जीत गए। कौन सा भाव है, मैच जीत जाना, खुशी का भाव है। तो यहां पर आहा शब्द है वो क्या है, विस्मयादिबोधक है। कौन सा है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। और इसमें भाव कौन सा है, खुशी का, खुशी प्रकट करता है। क्या करता है, खुशी प्रकट करता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आहा, यह बगीचा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। और फिर कहता है ठीक मैं रोज आऊंगा। यहां पर ठीक और आहा दोनों शब्द क्या है, विस्मयादिबोधक है। ये आहा, यह बगीचा कितना सुंदर है, तो इसमें किसका भाव है, आश्चर्य का। किसका भाव है तो कौन सा, विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक अव्यय है, लेकिन भाव कौन सा है, विस्मय का। किसका है, विस्मय सूचक, आश्चर्य का भाव है। फिर ठीक मैं रोज आऊंगा, तो ये ठीक शब्द भी क्या है, विस्मयादिबोधक है, लेकिन इसका भाव कौन सा है, स्वीकारोक्ति। कौन सा है, स्वीकार करने का भाव है, स्वीकार करने का भाव है। तीसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, अरे या फिर हे भगवान इस बाढ़ से बचा लो। किसका भाव है, दुख का, शोक का भाव है, दुख का भाव है। तो विस्मयादि किस में आ जाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय में आ जाएगा और भाव हो जाएगा किसका, हे भगवान, दुख का भाव है। किसका भाव है, दुख का भाव है। इस प्रकार शोक, हर्ष, उल्लास, उत्साह, जोश, पश्चाताप आदि के या चिंता कारक जो भाव होते हैं वो सब किस में आएंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय में आएंगे। इस प्रकार से आपके अव्यय शब्द के जो 4 भेद हैं उनका पद परिचय संपूर्ण होता है। धन्यवाद।